Core inflation, however, remains sticky. Looking ahead, while inflation is expected to moderate in 2023-24, it is likely to rule above the 4% target. The outlook is clouded by continuing uncertainties from geopolitical tensions, global financial market volatility, rising non-oil commodity prices, and volatile crude oil prices. The MPC was of the view that further calibrated monetary policy action is warranted to keep inflation expectations anchored, break the persistence of core inflation, and thereby strengthen the medium-term growth prospects. तो ये थी कमेंट्री शक्तिकांत दास साहब की, जो कि आरबीआई के गवर्नर है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा, आपके साथ में हूँ विपिन भट्ट। और आरबीआई की पॉलिसी आ चुकी है, जिसमें रेपो रेट में एक बार फिर से ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट यानी 1/4% की बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन महंगाई के मोर्चे पर आरबीआई की चिंता अभी भी बरकरार है। ना सिर्फ बरकरार है, बल्कि आरबीआई की सबसे बड़ी चिंताओं में से कि आरबीआई ने रेपो रेट में, जैसा मैंने कहा, 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए। आरबीआई के मुताबिक महंगाई में थोड़ी नरमी ज़रूर है, लेकिन ये अब भी लक्ष्य से काफ़ी ऊपर है। इसलिए आगे भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी रह सकती है। उम्मीद कर रहे थे कि शायद कोई संकेत आएगा आरबीआई की तरफ से, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं मिला। इसका ये मतलब कि ये आगे भी जारी रह सकती है। हालांकि आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को ज़रूर थोड़ा सा बढ़ाया है, 6.8 से 7% कर दिया है, और अगले वित्त वर्ष के लिए इसे 6.4 यानी 6.4% पर रखा है। आरबीआई ने इस बार रेट बढ़ोतरी को स्लो जरूर किया, लेकिन इस पर पॉज कब लगेगा? बहुतों को उम्मीद थी, जैसा मैंने कहा, कि इस बार ये थम जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन क्या ये आगे थमेगी, इस पर सवाल है। और ग्रोथ के सामने अभी कितनी चुनौतियां हैं, तो ऐसे ही कुछ बड़े सवाल होंगे जिन्हें हम समझेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आवाज़ अड्डा में चर्चा करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी, बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व ईडी आर के बख्शी साहब, एचडीएफसी बैंक की सीनियर इकोनॉमिस्ट साक्षी गुप्ता, और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साक्षी, मैं पहले आपसे ही शुरुआत करता हूं। अभी आपने कथन सुना अभी आरबीआई गवर्नर का, और जो पूरी कमेंट्री है रिजर्व बैंक की, वो यही कि अभी भी जो इन्फ्लेशन है, खासतौर पे कोर इन्फ्लेशन जिसकी वो बात कर रहे हैं, कि वो अभी भी स्टिकी है। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि शायद आरबीआई इस बार नरमी दिखाए। कोई अगर आप ध्यान करें तो 2-3 दिन पहले वित्त मंत्री जब बजट के बाद कई पत्रकारों से या पत्रकार सम्मेलनों में भाग ले रही थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ब्याज दरों के रुकने का सिलसिला थम सकता है, लेकिन ये डिसीजन तो आरबीआई लेगा। सवाल अब ये है कि क्या आरबीआई के हाथ में ये था, या वो सोच सकते थे कि इस बार पॉज लगा दिया जाए, या सोचते सोचते वो रुक गए? तो उसके पीछे क्या कारण रहे? क्या महंगाई एकमात्र रीजन है? थैंक यू विपिन जी, गुड इवनिंग और थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसा आपने बोला कि मार्केट में बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये रेट हाइक, लास्ट रेट हाइक हुआ और उसके बाद पॉज होगा। बट अगर आप आरबीआई का नैरेटिव सुनेंगे और आज टोन सुनेंगे, तो आरबीआई ने बार बार ये चीज दोहराई है कि इन्फ्लेशन जो है, जो स्लो डाउन हो रही है, वो ब्रॉड बेस्ड स्लो डाउन अभी नहीं दिख रहा है। तो वो 1-2 चीजों की वजह से पिछले 2 महीने से हमें देखने को मिल रहा है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स लोअर आ रहे हैं। पर अगर आप कोर इन्फ्लेशन देखेंगे तो अभी भी वो 6% के करीब है। अब इसमें समस्या ये है कि आगे आने वाले महीनों में बहुत सारे रिस्क्स हैं जो अब मार्केट में आ रहे हैं। एक तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, दूसरा जो ये चाइना की रीओपनिंग हम देख रहे हैं उसके कोविड रूल से, उसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस भी ऊपर बढ़ रहे हैं। तो ये इंडिया के लिए इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से एक और रिस्क है। तो आई थिंक कि इस पॉलिसी के अंदर आरबीआई ये देखना चाहता था कि इन्फ्लेशन सस्टेनेबल बेस पे नीचे आ रही है कि नहीं, अभी उसको ये साइंस मिले नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने ये कमिट नहीं किया कि ये लास्ट रेट हाइक है, और मेरे अनुमान के हिसाब से अप्रैल में फिर से शायद हमें एक और रेट हाइक देखने को मिलेगी। राइट।
अप्रैल में एक और रेट हाइक हो सकती है, यहाँ पर बात खत्म की है अभी साक्षी ने। शुभमय जी, क्या लगता है कि ये आरबीआई हो सकता है चाहे भी या फिर उनके दिमाग में भी हो, लेकिन जो भी इकोनॉमिक्स कहती है या इकोनॉमिक्स के जिन फंडों पर आरबीआई या तमाम सेंट्रल बैंक्स चलती हैं वो उसके बियॉन्ड जाके नहीं काम कर सकती, क्योंकि उनका मुख्य काम ही होता है महंगाई को कंटेन करना, इसलिए उनके हाथ बंधे हुए हैं। और हो सकता है कि जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि एक पॉज लगे, हमें एक और रेट हाइक देखने को मिलेगा, बनिस्बत कि शायद वो कोई रीज़न ना हो, क्योंकि वो भी जानते हैं कि कई बार जो ये इन्फ्लेशन है ये आप सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी से या फिर रेट बढ़ा के कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा कोई उपाय भी नहीं होता। बिल्कुल। और अगर आप आरबीआई के साथ साथ मतलब सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी के जो स्टेटमेंट ही नहीं, उसके साथ जो आरबीआई जो सर्वेज निकालते हैं, और इन सर्वेज का रोल काफी मुख्य होता है, इससे बहुत कुछ पता चलता है कि आरबीआई किस पहलू से आ रहे हैं, क्या 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 सोच रहे हैं आरबीआई, और आरबीआई का सोच भी किस तरह से डिफरेंट सेक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो अगर आप हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे अगर आप देखें तो उनका इन्फ्लेशन का जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा बहुत कम है, लेकिन उनका ये कहना है, और ये मैं हाउस होल्ड की बात कर रहा हूं, कि उनका ये एक्सपेक्टेशन है कि आगे चलते, जो स्पेसिफिक सवाल आपने किया कि शायद 3 महीना आगे उनका एक्सपेक्टेशन नरमी का है, लेकिन पूरे साल का इट स्टिल रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी कि द हाउस होल्ड्स अभी भी श्योर नहीं है कि इन्फ्लेशन कम होगी। इससे क्या होता है? इससे ये होता है जब इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस लोगों में बेक्ड इन हो जा रहा है, तो उस वक्त में आरबीआई के लिए इन्फ्लेशन से अपना नजर हटाना एक सिर्फ अर्थनीति ही नहीं, या इकोनॉमिस्ट के लिए ही नहीं, एक जनता का अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन अगर इस तरह से बेक्ड इन हो गया है, तो आरबीआई को इन्फ्लेशन के ऊपर काफी पैनी निगाह रखना पड़ता है। और इसीलिए 25 बेसिस पॉइंट नॉट ओनली रेज किए हैं, बट उन्होंने ये जगह भी रखा है कि आगे चलते हम देखेंगे इस बारे में क्या हो सकता है। यानी कि उन्होंने अपना स्टांस नहीं बदला है। इस स्टांस बदलने का मार्केट का, बैंकर्स का बहुत एक्सपेक्टेशन था कि शायद स्टांस बदल जाएंगे, रेट भले ही 25 बेसिस पॉइंट हो। यानी कि आरबीआई कह रहा है कि अभी भी हो सकता है कि हम इस पर आगे अगर जरूरत पड़े तो हम कर सकते हैं, जैसे आप अभी चर्चा कर रहे थे। एंड उसमें यही था कि अगर हम विदेशी बाजारों का देखें तो दुनिया में जो रिस्क अभी आ रहे हैं, ये रिस्क कोई भी ऐसे नहीं है जिनके ऊपर हम एक ठोस, जैसे कहते हैं पेंसिलिन एक्सपेक्टेशंस, लड़ाई में क्या होगा या कोविड में क्या होगा, इस तरह की चीजों पर कोई एस्टिमेट दे ही नहीं सकते। राइट, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, और जब इतना अनसर्टन है तो आरबीआई के लिए भी एक लिमिटेशन तो लग ही जाती है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। बख्शी साहब, तो अब जैसे ही आरबीआई ने हमने रेट बढ़ाया, और स्वाभाविक सी बात एक प्रतिक्रिया होनी है, बैंक्स ने समय नहीं लगाया, एसबीआई ने अनाउंस कर दिया, 1-2 और बैंक्स हैं जिन्होंने तुरंत अनाउंस किया, इनफैक्ट लागू भी कर दिया उसको। तो क्या ये रेट बढ़ने का सिलसिला, ये पास ऑन करने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? क्या कोई लाइन नहीं आती जहां बैंक को भी ये लगता है कि भाई इससे आगे बढ़ाए तो फिर ये तो कौन लेने आएगा हमारे पास? देखिए, आरबीआई का रेट बढ़ाने का ये एक उद्देश्य भी है कि इसका पॉलिसी का ट्रांसमिशन आगे रियल मार्केट में होना चाहिए। अगर वो ट्रांसमिशन नहीं होता है तो आरबीआई के रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन पर जो भी वो कंट्रोल करना चाहते हैं वो पर्पस भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। और जहां तक बैंकों का रेट की बात है, तो एक तो ये पॉलिसी ट्रांसमिशन का काम करता है, दूसरा अभी बहुत से जो ब्याज दरें हैं लोन्स की, वो मार्केट रिलेटेड रेट से हो गई है। मतलब बहुत सारी रेपो रेट से या दूसरे मार्केट बेंचमार्क से लिंक रेट हो गए, तो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। और यही आरबीआई का उद्देश्य भी है। इनफैक्ट आरबीआई ने कमेंट किया है कि इस बार पिछले 8-9 महीने में पॉलिसी के जो रेट बढ़ाए थे, पहले ये कंप्लेंट रहती थी कि ट्रांसमिशन अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन इस बार ट्रांसमिशन बहुत अच्छा हुआ है। अगर हम एवरेज लोन आउटस्टैंडिंग में देखें तो
तो आरबीआई के हिसाब से 80 बेसिस पॉइंट की रेट बढ़े, प्राइस बढ़ा है क्रेडिट का, और डिपॉजिट का करीब 75 बढ़ा है। मतलब दोनों में करीब करीब बराबर की बढ़ोतरी हुई है। एक अगर हम डिपॉजिटर्स को एज ए स्टेक होल्डर लें तो डिपॉजिटर्स बहुत ज्यादा परेशान थे। 5%, 6%, उसके ऊपर 30%, 20% का टैक्स देकर उनको अपने पैसे पर कुछ भी यील्ड नहीं मिल रही थी, कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा था, और इन्फ्लेशन के मारे उनका घर का खर्च चलाना जो ब्याज पर निर्भर करते हैं बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अब पिछले साल में ये हुआ है कि ये ट्रांसमिशन होने की वजह से जहाँ पे इंक्रीमेंटल डिपॉजिट पे करीब करीब 213 बेसिस पॉइंट और एवरेज आउटस्टैंडिंग पे 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा है, तो ऐसा आ गया सीनियर सिटीजन के लिए अब 8% ब्याज बैंकों से मिलने लगा। तो ये भी एक है। तो लोन के दरें तो जरूर बढ़ेंगी, और ये एक कंसर्न का इशू है, ग्रोथ के ऊपर इसका इम्पैक्ट है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे अभी आया कि करीब पिछला ये जो Q3 गया है 2023 का, FY 2023 का Q3 जो दिसंबर क्वार्टर गया है, उसमें एक सर्वे ये कहता है कि करीब करीब 900 कंपनियों का अगर इंटरेस्ट कॉस्ट देखी जाए तो वो पिछले साल के Q3 के मुकाबले में 30% बढ़ गई। तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, उनके इंटरेस्ट कॉस्ट पर जो इफेक्ट पड़ा है। लेकिन रिजर्व बैंक ने जैसे अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में गवर्नर ने कहा इन्फ्लेशन और ग्रोथ, इन्फ्लेशन उनका प्राइमरी टारगेट है, और उन्होंने पिछले 9 महीने में पर्टिकुलरली ये रशिया यूक्रेन वॉर हो जाने के बाद और कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स के बाद में उन्होंने प्राइमेसी दी है, यानी प्राथमिकता दी है इन्फ्लेशन टारगेटिंग को, और ग्रोथ को थोड़ा पीछे रखा। और उनका ये उम्मीद भी है जो स्टेटमेंट में है कि ग्रोथ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उनको नजर आ रहे हैं कि ग्रोथ अच्छी होगी। हालांकि जैसा एमपीसी में डिवीजन हुआ वैसे ही मार्केट भी डिवाइडेड है, मार्केट में भी विभाजन है। कुछ लोग कहते हैं कि आरबीआई ने 6.4 की जो ग्रोथ फोरकास्ट की है वो बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, उतना होने में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं। लेकिन आरबीआई ने कुछ फैक्टर्स कोट किए हैं जिसमें सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 33% बढ़ा रहे हैं वो भी एक कारण है, जो एफडीआई ग्रोथ आ रही है वो भी एक कारण है, जो डिमांड रूरल और अर्बन दोनों में जो खरीद तो वो है। पर रेट तो बढ़ेंगे, और रेट इंटरेस्ट की कॉस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन ट्रांसमिशन ही आरबीआई का पर्पस है, तो रेट तो आगे तो वो उनको मिल रहा है। लेकिन आपने कहा रेट बढ़ेंगे और इसका सीधा इंपैक्ट जो आएगा वो ग्रोथ पर आएगा। निरंजन जी भी जुड़ गए हमारे साथ। तो निरंजन जी, अब ग्रोथ पे इंपैक्ट आएगा, बात तो सही है। अगर हम रियल एस्टेट का ही एग्जांपल ले लें कि ये एक सेक्टर है, इसकी खुशकिस्मती कहें कि लगातार करीब करीब 2.5% तक रेट बढ़ गए, लेकिन अभी तक नंबर्स पे इंपैक्ट आता दिखा नहीं बिक्री के। लेकिन उसकी भी एक सीमा होगी, अब ऑलमोस्ट 10% को टच कर जाएंगे या क्रॉस ही कर जाएंगे कुछ सेगमेंट्स में। तो होम लोन्स, अगर मैं होम लोन के नजरिए से इसको समझूं, क्या इंपैक्ट आएगा सेल्स पर, या बड़े पैमाने पे पूछूं कि ग्रोथ पर? विपिन भाई, ताजुब की बात रही है कि अगले 4-6 महीने के अंदर जैसे इंटरेस्ट रेट ब्याज बढ़ गए, लेकिन होम लोन्स की संख्या और अमाउंट भी बढ़ गई है। लेकिन जो हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र है वहां उनको नेगेटिव हुआ है, और जो मिड इनकम हाउसिंग और हाई इनकम हाउसिंग है वो बढ़ गए हैं। माना जो तेजी से बढ़ना था वो मिडिल और हायर एंड हाउसिंग ज्यादा बढ़ा है। ऑफ कोर्स लोअर इनकम अफोर्डेबल सेगमेंट ज्यादा संख्या में है, आई मीन ओवरऑल क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन इसकी इफेक्ट ऑलरेडी शुरुआत हो गई है, विच मीन्स के जो लोग डिसाइड कर रहे थे अफोर्डेबल सेगमेंट में कि हम घर खरीदे या नहीं खरीदे, वो हिचकिचा रहे हैं। लेकिन मिड सेगमेंट और हायर सेगमेंट में हिचकिचाहट नहीं है, उल्टा तेजी से ज्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि ओवरऑल एवरेज जो ब्याज रेट होगा वो वापस कम होने वाला है। तो ये 10 और 15 साल की जो हम ब्याज पर लेते हैं वो फ्लक्चुएटिंग रेट होता है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि ओवरऑल परचेसिंग में ओवरऑल देखा जाए रियल एस्टेट में तो कम नहीं हुआ, ज्यादा हुआ है अगले 6 महीने में, और अब भी तेजी से चल रही है। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग में जरूर एक अंतर दिख रहा है, और अभी शायद आगे 1-2 महीने में और भी अंतर दिखेगा। सो आई थिंक अफोर्डेबल से हाउसिंग सेगमेंट को जरूर कुछ असर नेगेटिव आने वाली है, बाकी की हाउसिंग में नहीं दिख रहा है।
चलिए, तो अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या ये आंच धीरे धीरे मिड और फिर ऊपर के सेगमेंट में भी जाएगी, ये एक सवाल रहेगा। लेकिन होम लोन या फिर रियल एस्टेट का जो लोन है, इसकी बात अलग है। जैसा निरंजन जी कह रहे हैं कि वाइड स्प्रेड होता है, 10-15 साल या 20 साल में फैला हुआ रहता है, तो एवरेजिंग हो जाती है। लेकिन साक्षी, होम लोन जैसा मैंने कहा वो तो एवरेज कर जाएगा, वो अलग चीज हो गई अपने आप में। लेकिन हमारी जो करंट ग्रोथ है या जो भी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है या तमाम चीजें, क्योंकि ग्रोथ का तो सीधा संबंध उसी से है, क्या वो हैम्पर्ड होती हुई नजर आएगी? हाँ, तो आई थिंक कि आरबीआई जो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, उसका जो ट्रांसमिशन है या उसका जो इम्पैक्ट है वो लैग के साथ ग्रोथ पे आएगा। वो चाहता है कि वो डिमांड को थोड़ा सा स्लो डाउन करे, जिससे इन्फ्लेशन जो अभी 7%, 8% चली गई थी, वो भी नीचे आए। तो उसका आरबीआई का तरीका ही यही है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, कि वो डिमांड साइड प्रेशर्स को थोड़ा कूल डाउन करे। ये बात सही है कि हमारे अनुमान के हिसाब से भी अगले साल FY24 में इंडिया की शायद ग्रोथ जो है वो हमारे पेयर्स के कंपैरिजन में शायद फिर भी बहुत अच्छी होगी। तो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि 6% ग्रोथ होगी FY24 में। लेकिन ये एक स्लो डाउन होगा इस साल की ग्रोथ से, जो आपको पता है कि NSO ने बोला है कि इस साल ग्रोथ का अनुमान 7% है। तो हम 7% से 6% का स्लो डाउन आगे आने वाले महीनों में देखेंगे। इसका रीजन सिर्फ ये नहीं है कि बाहर की कंट्री स्लो डाउन कर रही हैं तो एक्सपोर्ट स्लो डाउन होंगे एक्सेट्रा, लेकिन हमारी डोमेस्टिक डिमांड पे भी इन रेट हाइक्स का आगे अगले 4 क्वार्टर पे इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो एक तो है कि डिमांड साइड से आरबीआई संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन शुभम भट्टाचार्य, जो बहुत सारे बड़े इश्यूज हैं वो सप्लाई साइड पर हैं, चाहे वो चाइना फैक्टर हो, चाहे ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो, कोविड। अब मैं कहूँगा चलिए उतना बड़ा कंसर्न फिलहाल तो नहीं दिख रहा, हालांकि गया तो नहीं है वो फिर भी, लेकिन दुनिया में लड़ाइयाँ चल रही हैं और जियोपॉलिटिकल स्थिति अभी भी स्टेबल नहीं है, बहुत ही अनसर्टेन है। तो उस सप्लाई साइड वाली चीज़ को आप कैसे मैनेज करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रूड का। अभी भी हालांकि आरबीआई ने जो अपने सारे एस्टिमेट किए हैं वो $95 पर बैरल पे किए हैं। उम्मीद तो कर रहे हैं कि 70 पे आए, लेकिन हाँ, वो 70 कितने दिन टिकेगा नहीं टिकेगा, और जो अनसर्टेनिटीज हैं उसको देखते हुए तो कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज को कैसे टैकल किया जाएगा? मतलब मैं इसे आरबीआई के हिसाब से भी पूछूं या सरकार के हिसाब से भी पूछूं? देखिए, जो बाहर में जो सप्लाई अनसर्टेनिटी है, आपने बहुत सही पूछा है कि इनके ऊपर क्या रवैया रहना चाहिए। इस पर मेरा पॉइंट यह है कि इस पर कोई रवैया ना भारत सरकार ना आरबीआई के ऊपर कुछ अपना पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि जो कैलकुलेट आप नहीं कर सकते उस पर आप क्या पोजीशन लेंगे। सप्लाई कहीं पे बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज या कहीं पे कोविड जैसे चीज या कोई युद्ध की वजह से, इसका तो कोई फैक्टरिंग हो ही नहीं सकता ना, और आप इसको कुछ पोजीशन ले भी नहीं सकते। आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि इकोनॉमी का हालत इस तरह से रहे कि कोई शॉक अगर बाहर से आए तो वो शॉक को कितनी अच्छी तरह से सोक इन कर सकता है। और फिर भारत सरकार और आरबीआई का दोनों का पोजीशन यही है कि वो अपनी तरह से फिस्कल कंसोलिडेशन, इसलिए आप जो बता रहे हैं उससे और भी जाहिर होता है कि फिस्कल कंसोलिडेशन इसलिए बहुत जरूरी था कि अचानक कोई अगर डिस्ट्रप्शन आए तो उस डिस्ट्रप्शन से हमारे जो बैलेंस है, फिस्कल बैलेंस है, वो टूट ना जाए। तो वो एक तरफ रहा। दूसरी तरफ आरबीआई भी इसी तरह से, इसलिए अगर आप देखें तो आरबीआई का भी कहना है कि इस माहौल में हम किस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करके आगे चले, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने से ये जरूर है कि प्रोडक्शन बढ़ सकेगा, ग्रोथ में इजाफा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी खतरनाक चीज है कि इन्फ्लेशन आम जनता और खासकर लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए एक टैक्स है, और वो टैक्स अगर गरीबों को चुकाना पड़े तो मुद्रास्फीति का वो इफेक्ट में लोगों का रवैया क्या रहेगा? ज्यादा सोशल डिस्टर्बेंस होंगे, ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। इसलिए आरबीआई का कहना है कि हम किसी भी हालत में हम इन्फ्लेशन को हम बढ़ने नहीं देना चाहते। हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह से इन्फ्लेशन में सच में एक डाउनवर्ड ट्रेंड
जब तक एस्टेब्लिश ना हो जाए तब तक जैसे कहते हैं हम कंट्रोल से हम राह से हटा नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आज भी एक जो सर्वे आरबीआई ने ही निकाला है, जो इसको हम ओबिकस सर्वे बोलते हैं, उस ओबिकस सर्वे का डेटा क्या कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करीब 74% हुआ है फ्रॉम 72.4% इन द प्रीवियस क्वार्टर। यानी कि जो ग्रोथ में भी जो चेंजेस आ रहे हैं वो अभी द बेटर पार्ट इज स्टिल आगे। तो आरबीआई स्टिल हैज अ टाइम कि इसको एडजस्ट कर ले, इन्फ्लेशन में रुकावट जो अगर उसको अगर सीमित करे तो यही एक मौका है। इसके बाद जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और बढ़ जाएगा तो उस वक्त आरबीआई के लिए मुश्किल हो जाएगी इन्फ्लेशन को और ग्रोथ को बैलेंस करने में। अभी फिलहाल डेटा से तो खास लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में एक्सपेंशन हो रहा है, होगा जरूर। क्रेडिट का जो जितना हमें ऑर्डर्स दिख रहे हैं the key बढ़ रहा है, जैसे न्यू ऑर्डर्स रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वर क्लोज टू देयर लेवल्स इन द प्रीवियस क्वार्टर एंड but they're substantially higher than that in the corresponding quarter a year ago. So इसलिए ग्रोथ का जैसे कहते हैं एक जैसे कहते हैं लहर आ रहा है, तो जब आ जाएगा तो तब आरबीआई विल बी इन अ पोजीशन टू, मतलब आरबीआई को डिफिकल्ट पोजीशन हो जाएगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, अगर उस वक्त अगर इन्फ्लेशन फ्लेयर कर जाए विदेशी झमेलों की वजह से। इसलिए आरबीआई का कहना है कि भाई हम इसी वक्त ही इसको टैम्प डाउन करते हैं एंड जब ग्रोथ आएगा तो उसका ग्रोथ को हम सर्विस करने के लिए एक क्वार्टर 2 क्वार्टर के बाद हम रेट्स में तब्दीली कर सकते हैं, काट सकते हैं, जो कुछ करना है। बट फिलहाल ऑब्वियसली इन्फ्लेशन टेक्स अ मेजॉरिटी पोजीशन। बिल्कुल, चलिए इन्फ्लेशन पे थोड़ी और बातचीत करेंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर की भी जो फोरकास्ट है आरबीआई की वो 5.3% की है, जो उनके टारगेट से तो ठीक ठाक ऊपर है 4% से, तो वो कैसे फिर उसको टैकल करेंगे। बख्शी साहब, तो अब हालांकि ये भी फैक्टर है कि चाइना रीओपन हो रहा है, लेकिन अभी भी मतलब हमारी गवर्नमेंट का भी स्टांस यही है, आप लोग अर्थशास्त्री भी ऐसे देखते हैं कि भारत के लिए यही बहुत बड़ा मौका है इस समय दुनिया के अंदर, जब थोड़ा चाइना से दूरी बना रहे हैं बहुत सारे देश, और वो मौका भारत के हाथ आ रहा है, उसे चाइना +1 कह लीजिए या जिस भी नाम से पुकार लीजिए। तो ऐसे में अगर वो चीज़ है तो आपको थोड़ा पैसा तो मुहैया कराना पड़ेगा, और अगर वहाँ पर आपका हाथ टाइट है तो फिर ये थोड़ी सी चीज़ें एक टाइट सर्कल में चली जाएंगी। सर आप म्यूट पर हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या है कि जो चाइना +1 में भारत अपना हिस्सेदारी ले पाए उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, और वो पॉलिसी फ्रंट के ऊपर भी उसके अंदर काफ़ी तब्दीली करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी की है, लेकिन अभी तक वो उतनी नहीं हो पाई है जितनी, जैसे हम देखते हैं वियतनाम में हमसे कहीं ज़्यादा कंपनियां चाइना से शिफ्ट, जो फॉरेन कंपनियां इन्वेस्टमेंट लेके आएंगी उनको कैपिटल की कमी नहीं है, वो शायद भारत से कैपिटल के लिए उतनी उम्मीद नहीं कर रहे हैं जितना वो एक पॉलिसी रिजीम या ईज ऑफ बिजनेस से या उनके जो भी नहीं, मेरा सवाल सर ये है कि जब वो कंपनियां यहाँ आएंगी तो वो अपना कैपिटल लेकर आएंगी, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए जो बहुत सारे छोटे रोजगार धंधे यहाँ अलाइड इंडस्ट्री जिसे हम कह ले वो आएगी, तो वो तो लोकल कैपिटल ही रिक्वायर करेगी ना, वो वहीं से सीख करेगी। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ये सब जो चीज़ है ना, नई कंपनी का आना और उसके लिए एंसिलरी सर्विसेज का डेवलप होना, ये थोड़ा मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म की चीज हो जाती है। और आरबीआई की जो पॉलिसी स्टैंड है वो बिल्कुल इमीडिएट है। और जहाँ तक एक बात मैं अगर और ऐड करूँ इसमें, आरबीआई से आज उम्मीद थी कि वो रेट तो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे, लेकिन मार्केट ये उम्मीद कर रही थी कि वो ये स्टेटमेंट देंगे कि अब एकोमोडेटिव पॉलिसी को विड्रॉ करने का हमारा जो स्टैंड है उसको हम वापस ले रहे हैं, लेकिन आरबीआई ने उसको भी नहीं लिया। देखिए आरबीआई क्या करता है और उससे उतना उसका भी प्रभाव पड़ता है, और आरबीआई क्या कहता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो क्योंकि आरबीआई अपने शब्दों से भी मार्केट में जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको कंट्रोल करना चाहता है। तो वो ये कह रहा है कि अभी आगे भी हमारी अलर्ट नजर बनी हुई है, हम पॉलिसी स्टैंड का जो अकोमोडेशन विड्रॉ करने का हम जो जर्नी है उसको जारी रखेंगे, और रेट के बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, जैसे जैसे सिचुएशन होगी हम बढ़ा सकते हैं। तो उसका भी प्रभाव मार्केट में इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन पे पड़ता है, और हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो रियल भी है और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है।
जहां तक आपका पॉइंट है इंसिलरी सर्विसेज के डेवलप होने का, तो थोड़ा मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म है। आरबीआई ने जो ग्रोथ का प्रोजेक्शन दिया 6.4%, वो ग्लोबल दूसरी कंट्रीज के या जो ग्लोबल वर्ल्ड बैंक की ग्रोथ है उसके मुकाबले में काफी अच्छा है। बहुत से लोगों को ये शंका है कि वो 6.4 भी हम रीच कर पाएंगे या नहीं। और एक और बात है, देखिए अगर आरबीआई ने रेट बढ़ाया है तो उससे गवर्नमेंट की बोरिंग कॉस्ट बढ़ती है, उसके बावजूद आरबीआई ने रेट बढ़ाया है, तो इसका मतलब है कि आरबीआई के पास कुछ ऐसा शक करने का या एक वजह है। और अगर आप इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी भी देखें तो FY24 के पहले क्वार्टर में 5 और लास्ट क्वार्टर में 5.6, यानी बढ़ती हुई इन्फ्लेशन का वो शक कर रहे हैं। राइट। और आरबीआई एक अलर्ट इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने मई लास्ट ईयर में पॉलिसीज के बीच में रेट बढ़ाए थे, 40 बेसिस पॉइंट रेपो बढ़ाया था और 50 CRR बढ़ाई थी। तो पॉलिसी के बीच में भी वो एक्शन ले सकते हैं और अगली पॉलिसी 2 महीने दूर है। और आरबीआई हमेशा ये कहता है कि, और हर सेंट्रल बैंक ये कहता है, इवन फेड जेरम पावेल ये कहते हैं कि जैसा इवॉल्विंग डेटा होगा, इवॉल्विंग सिचुएशन होगी, उसके हिसाब से हम एक्शन लेंगे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। आरबीआई आज ये किसी भी तरह से अपने शब्दों में इशारा नहीं देना चाहता था कि ये अंतिम इंक्रीज है, जिससे कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस एकदम से ये ना हो जाए कि हाँ अब आगे जो है वो सब खुला ईज होने वाली है पोजीशन और उससे इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ना चाहिए। बिल्कुल एक कॉशियस मोड पे ही रहा आरबीआई। निरंजन साहब, एज ए बिजनेसमैन आपने इस तरह के कई उतार चढ़ाव देखे होंगे, कई दशकों में अलग अलग देखे होंगे, बहुत पीछे नहीं जाए, लेकिन जो हमारे पिछले 30-40 साल है या 50 साल हैं, क्या अभी की सिचुएशन या आज की स्थिति उनमें सबसे ज्यादा ट्रिकी है, सबसे ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड है, जिसमें आप कोई एक सर्टेनिटी कभी कायम नहीं कर पाएंगे? निरंजन जी के साथ शायद लिंक का थोड़ा इशू हुआ। क्या आप सुन पा रहे हैं सर मुझे अभी? चलिए हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन मैं उनके लिए रिजर्व रखता हूं, लेकिन मैं इन्फ्लेशन वाली चीज को लेकर एक बार फिर साक्षी के पास जाता हूं। साक्षी, जो बात है कि आगे चलते हुए नेक्स्ट ईयर भी ये 5.3% और जैसा बख्शी साहब भी कह रहे थे लास्ट क्वार्टर के लिए तो 5.6% की इन्फ्लेशनरी टारगेट उन्होंने रखी है, जो कि उनके बेंचमार्क से काफी ऊपर है आरबीआई के। कैसे टेकल करेंगे? मतलब फिर तो ये नियर टर्म में तो ये चीज खत्म होती हुई दिख ही नहीं रही, नियर टर्म या कह लूं नियर टू लॉन्ग टर्म में। नहीं, इसका रीजन है कि उनके सेकंड हाफ के प्रोजेक्शंस इतने हाई क्यों हैं। वो रीजन ये है कि उसमें एक बेस इफेक्ट है। इन्फ्लेशन जो है वो ईयर ऑन ईयर कैलकुलेट होता है, और अगर इस साल उस क्वार्टर में बेस इफेक्ट सेकंड और थर्ड क्वार्टर में बेस इफेक्ट जो था वो कम था, उस वजह से उनके जो प्रोजेक्शन है वो आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक एक बार हम FY24 के बियॉन्ड देखेंगे तो ओवर द मीडियम टर्म मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन फिर से 5% के नीचे आ जाएगी एंड इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स 4% जो आरबीआई का मीडियम टर्म टारगेट है। ये अज्यूमिंग कि फिर से कोई सप्लाई साइड मेजर शॉक इकोनॉमी में नहीं आता है। और इस चीज की वजह से, क्योंकि ये इन्फ्लेशन टारगेट जो आरबीआई का एक्चुअली मीडियम टारगेट है वो 4% है, और क्योंकि वो टारगेट वो इस साल भी प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं कि वो अचीव कर पाएंगे, इसी कारण से मुझे ऐसा लगता है कि आरबीआई थोड़ा सा और शायद या तो रेट हाइक करेगी या फिर वो लिक्विडिटी पे थोड़ा टाइट रहेगी। और मई जून के बाद ये एक्सपेक्ट करना कि आरबीआई बहुत जल्दी रेट कट करने लग जाएगी, ये मेरे हिसाब से गलत होगा। आई थिंक चाहे वो 6.5 हो या 6.75 हो पीक रेट, मुझे ऐसा लगता है कि अब ग्लोबली और इंडिया में अब हम ऐसे दौरान में मूव करने वाले हैं जहां रेट्स इस पीक पे एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो सेंट्रल बैंक के मीडियम टर्म टारगेट पे अगले 2 साल में पहुंचेगा, तो इस FY24 में नहीं जाएगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आरबीआई आज इतना ज्यादा कॉशियस था। वो ये नहीं शो करना चाहता था कि हम अभी पॉज कर रहे हैं रेट्स, क्योंकि उन्होंने बार बार ये चीज कही है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इन्फ्लेशन एक ड्यूरेबल बेसिस पे जो हमारा मीडियम टारगेट है जो कि है 4%, उस पे मूव करे। और जब तक वो नहीं होता
जी। तब तक ये एक्सपेक्ट करना कि रेट इससे कम होंगे और रेट साइकिल फिर FY24 के एंड तक टर्न करने लग जाएगी, मुझे लगता है कि वो इस समय पे ठीक नहीं है। राइट चलिए, तो ये तो था एक अर्थशास्त्री का नजरिया। अब मैं एक बिजनेसमैन का नजरिया लेता हूं। निरंजन जी, आपके पास आता हूं। पिछली बार शायद सवाल मेरा आप तक पहुंच ही नहीं पाया, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि एज ए बिजनेसमैन आपने पिछले कई दशक देखे हैं, ऐसे कई उतार चढ़ाव इकोनॉमी के अंदर देखे होंगे, लेकिन क्या इस बार की जो सिचुएशन है, जब एक पैंडेमिक भी आ गया, जब एक वॉर भी छुड़ी हुई है दुनिया में, और दुनिया का जो पूरा इकोनॉमिक्स है या पूरा जो जियोपॉलिटिकल सिस्टम है वही इस समय ऊपर नीचे हो रखा है, तो पुराने जितने भी टर्मोइल आए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, ये उससे सबसे अलग है? और क्या सबसे ज्यादा अनसर्टेन और अनप्रेसिडेंटेड है? विपिन जी, आपकी बात मैं सहमत हूँ कि दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। ऐसे मुझे नहीं लग रहा है कि काफी सालों में जब तक ऊंच नीच हुआ था, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज का जीरो ग्रोथ पहली बार मैं देख रहा हूँ। जैसे यूनाइटेड किंगडम में शायद जीरो ग्रोथ पर आ गई है, ऑलमोस्ट नेगेटिव डिप्रेशन पर पहली बार दिख रहा है। तो ये तो अनप्रेसिडेंटेड रहा है। दूसरी बात ये रहा है कि रशिया यूक्रेन की जो जंग रही है उसके कारण जो पेट्रोलियम वगैरह की जो भाव बढ़ गए हैं, मेरे अंदाज से नरेंद्र मोदी साहब ने जो इसके बैलेंस, जियोपॉलिटिकल बैलेंस करके हमें लगभग 35,000 करोड़ हमने बचाए बाय बाइंग रशियन क्रूड, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। तीसरी बात यह है कि हमारा ग्रोथ सबसे विश्व में ज्यादा रहा है या प्रिडिक्टेड भी ज्यादा रहा है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है, कभी ऐसे हमने देखा ही नहीं। तो ये सब बातें अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन आप देखिए जो आज MPC जी की जो वोटिंग रही वो 4:2 रहा, तो मेरे अंदाज से ये बात जरूर हमारे माइंड में चल रही है कि इसको और ग्रोथ करने के लिए ब्याज बढ़ाने में मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इसका कॉस्ट इनपुट जो इंडस्ट्री को आ रहा है, रियल एस्टेट को आ रहा है, परचेसर को आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है, या फूड प्रोडक्शन में जो क्रेडिट आ रहा है वहां आ रही है, तो ये सब में मुझे लगता है कि और इंटरेस्ट या ब्याज बढ़ाने से काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। यू विल एक्चुअली कॉज फर्दर इन्फ्लेशन, क्योंकि अब तक जो रहा है इट इज असिस्टिंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। लेकिन इससे ज्यादा मेरे अंदाज से RBI को इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाना चाहिए। वी शुड डू मोर फिस्कल मैनेजमेंट रादर देन मॉनेटरी मैनेजमेंट। इससे ज्यादा मॉनेटरी मैनेजमेंट करने से देश को काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा और हमारे ओवरऑल ग्रोथ में और नेगेटिव हो सकता है। तो ये मेरे अंदाज से मैं समझता हूं जो साक्षी गुप्ता जी ने कहा कि हर प्रिडिक्शन इज दैट, बट आई एम नॉट हैप्पी अबाउट हर प्रिडिक्शन, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव टू इंडिया। और मुझे नहीं लगता है कि हम और इसका ब्याज बढ़ के सहन कर सकेंगे। बैंकों को फायदा होगा, उनके बैंक को फायदा जरूर हो जाएगा, ब्याज बढ़ाने से उनकी कमाई बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि देश को उसको और फायदा होगा। और आप सोचिए जो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी है वो सिर्फ ब्याज से नहीं बच सकती। इंपोर्ट हम कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसमें ब्याज के ऊपर कोई निर्भर नहीं है। हम जो ओवरऑल जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां हम ब्याज पर खरीदते हैं, कोई कम खरीदेगा नहीं, खाना कोई कम खाने वाला नहीं है बिकॉज ऑफ ब्याज बढ़ने से, लेकिन हमारी कमाई जरूर कम हो सकती है। तो इसलिए ओवरऑल GDP ग्रोथ करने के लिए हमें ये 6.1 है, हमें टारगेट करना है 10% GDP ग्रोथ, और उसके लिए आप ब्याज बढ़ाते जाएंगे तो वो डबल डिजिट ग्रोथ नहीं होगा और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ प्रधानमंत्री करना चाहते हैं वो नहीं हो। लेकिन फिस्कल मैनेजमेंट से हो सकता है, क्योंकि हम मॉनेटरी मैनेजमेंट अलोन के साथ मैं नहीं समझता हूं कि ये और फायदामंद होगा। आई एम ऑन द साइड ऑफ 4:2 में 2 के साइड में ज्यादा सहमत हूं कि वी शुड नॉट हैव इंक्रीज्ड इट बाय सो मच। यही रीजन था कि मैंने एक अर्थशास्त्री का नजरिया लिया, फिर एक प्रैक्टिकल बिजनेस पर्सन का कि जो है बिजनेस में। अब शुभमय भट्टाचार्य, मैं आपके पास आ रहा हूं, दोनों नजरिए आपके पास है, इस पर आपका एक आर्थिक पत्रकार का क्या नजरिया होगा? विपिन जी, अगेन
आज डेटा बहुत अच्छे हमारे सामने हैं, और सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का नहीं, आरबीआई का खुद का ही किया हुआ सर्वेज जो हर क्वार्टर में निकलता है। क्रेडिट की बात, अगर बैंकर्स से जो सर्वे किया गया था, जो आरबीआई रेगुलरली करते हैं बैंक लेंडिंग सर्वे, वो क्लियरली कह रहा है कि बैंकर्स चलते हुए अगले क्वार्टर में दे आर अपबीट ऑन लोन डिमांड अक्रॉस ऑल मेजर कैटेगरीज ऑफ ऑर्डर्स, यानी कि सारी कैटेगरीज में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, माइनिंग हो, इन सभी कैटेगरीज में। और ये बैंकर्स जानते थे कि मतलब एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, जैसे बाकी सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ेगा, बट उसके बावजूद बैंकर्स की एक्सपेक्टेशन है कि लोन डिमांड अपबीट रहेगा। वो ये मांग रहे हैं कि लोन टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ ईज किया जाए। तो ईजियर लोन टर्म्स एंड कंडीशंस एंटिसिपेटेड, उसकी डिमांड है, उसका एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हम उस तरह से हम कंज्यूमर्स को सर्विस करेंगे, बजाय रेट्स को कम करने का। यानी कि रेट्स अगर करंट लेवल में या इवन स्लाइटली हायर रेट में रहेंगे, तब भी बैंकर्स आर अपबीट कि लोन की जो क्रेडिट ग्रोथ में जो इजाफा हुआ है वो चलेगा। और इसी के साथ अगर आप मैच करें जो ओबिकस सर्वे है, यानी कि जो कंज्यूमर्स यानी कि कंपनीज जो लोन ले रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि न्यू ऑर्डर्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का क्लोज टू द लेवल इन द प्रीवियस क्वार्टर्स, और अगर एक सालों साल ईयर ऑन ईयर देखें तो उससे काफी आगे चल गया है। यानी कि ग्रोथ में जो वही मैं कह रहा था, जो लहर आ रहा है वो ऑलरेडी शुरू हो गया है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टू सेल्स, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री टू सेल्स का रेशियोज, ये सब डिक्लाइन किया है। यानी कि कंपनीज अपना कैपिटल फंसा के नहीं रख रहे हैं, वो लिक्विड हो रहा है मार्केट्स में, देयर इज अ मूवमेंट। तो इस सिचुएशन में आरबीआई को किस चीज पे ध्यान देना था चाहिए, और मैं साक्षी से मैं एग्री करता हूं कि वो नेचुरली इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने पर ही ज्यादा रखेंगे डिमांड। खास कर आपने देखा होगा कि इस साल आईएमएफ और बाकी सारी एजेंसीज का कहना है कि पूरी दुनिया के बाजारों के उथल पुथल की वजह से ग्रोथ रेट हर देश में कम होगा। तो एक सेकुलर डिक्लाइन जब आएगा उस वक्त में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और भी जरूरी है। तो दोनों तरफ से अगर आप हिसाब करें, यानी कि द ग्रोथ डोमेस्टिक कंडीशंस आर गुड, इसलिए इन्फ्लेशन में टारगेट करना जरूरी है। बाहरी कंडीशंस अगर हम देखें तो बाहरी कंडीशन में, एक्सटर्नल कंडीशंस में देयर इज डिस्टर्बेंस, तो उस लिहाज से भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहिए। तो दोनों तरफ से तो इन्फ्लेशन का ही पलड़ा भारी होता है, इसलिए आरबीआई ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का डिसीजन किया है और अपना स्टैंस नहीं बदला है। तो इसमें तो मुझे कोई, जिसे कहते हैं, दोहराई या कोई दुविधा वगैरह नहीं दिखता है। ठीक है, चलिए बढ़िया है। तो क्या यहां से आगे की सिचुएशन होगी, आगे की सिचुएशन कुछ एक्शन लेकर आएगी या फिर वो वेट एंड वॉच सिचुएशन ही होगी? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें देखते हुए आरबीआई भी शायद अपने स्टैंस को बहुत ज़्यादा मूव करने में कंफर्टेबल नहीं है। तो दूसरी तरफ जो निरंजन जी कह रहे थे कि आपको अब मॉनेटरी मैनेजमेंट से ज़्यादा फिस्कल मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये फिस्कल मैनेजमेंट होगा कैसे, यही एक बड़ा सवाल होगा। तो इस सवाल को उठाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज आवाज़ अड्डा में बात हो रही कि आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में एक बार फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ से ब्याज दरों में शायद नरमी देखने को मिले, शायद आरबीआई ब्याज दरें ना ही बढ़ाए या एटलीस्ट आगे के लिए संकेत दे दे कि भाई ये सिलसिला यहीं खत्म हो रहा है, थम रहा है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ब्याज दरें बढ़ी भी 25 बेसिस पॉइंट, और आगे के लिए भी संकेत ये है कि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें और बढ़ाया जा सकता है। स्टांस में कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन जो चर्चा चल रही थी, अब उसमें दो तीन चीज़ें और जोड़ेंगे, लेकिन एक क्विक आपकी राय बख्शी साहब की, जो आपने हमारे दोनों अर्थशास्त्रियों को भी सुना कि उनकी साफ राय कि भाई पहले तो आपको इन्फ्लेशन को ही टैकल करना होगा। दूसरी तरफ निरंजन जी बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ अकेले मॉनेटरी एक्शन से आपका काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर फिस्कल एक्शन भी लेना पड़ेगा। सिर्फ ब्याज दर लगातार बढ़ाते जाने से एक जगह वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती हैं। एज ए बैंकर आप दोनों के बीच में खड़े हैं, आप इस साइड को भी देखते हैं और इस साइड को भी देखते हैं, क्या आपकी राय होगी? देखिए, एज ए बैंकर और एज एन ऑब्जर्वर ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमी, निरंजन जी ने कहा तो फिस्कल स्टेप जो गवर्नमेंट ले सकती थी वो उन्होंने लिया है, और आरबीआई गवर्नर ने अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में उसको कहा भी है। देखिए, ये इलेक्शन से पहले साल का बजट था
और ये उम्मीद थी कि काफी पॉपुलिस्ट मेजर आ सकते हैं, लेकिन सरकार ने पॉपुलिस्ट मेजर नहीं लाए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने फिस्कल कंसोलिडेशन का अपना जो ग्लाइड पाथ है उसको मेंटेन किया। इस साल 6.4% फिस्कल डेफिसिट, अगले साल के लिए उन्होंने 5.9% ही अपना टारगेट रखा है। उन्होंने उसमें कोई फेरबदल नहीं की, बढ़ाया नहीं है उसको। तो और आरबीआई गवर्नर ने भी इस बात को मेंशन किया कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में सरकार की तरफ से ये फिस्कल ग्लाइड पाथ को मेंटेन करने में जो हमें सपोर्ट मिली है उसका लाभ भी हमको होगा, और उसको उन्होंने एक्नॉलेज किया है अपनी। एक और बात अगर कही जाए तो एक्सटर्नल फ्रंट पे, क्योंकि अभी विदेशों में जो बैंक हैं, चाहे वो यूएस फेड हो, यूके का बैंक हो, यूरोप का हो, उनके रेट अभी बढ़ सकते हैं। उन्होंने कोई क्लियर ऐसा नहीं कहा है कि वो रेट अब नहीं बढ़ाएंगे। कनाडा ने जरूर पॉज किया है, पर बाकी बैंकों ने अभी उनका क्लैरिटी ये है कि शायद रेट और बढ़ सकते हैं। ऐसे में करेंसी का प्रोटेक्शन भी एक चीज हो जाती है, और जो हमारी फॉरेन इनफ्लोज हैं या करेंसी का जो रेट है, तो वो भी एक प्रोटेक्शन। हालांकि ये कहीं स्टेटमेंट में डायरेक्टली नहीं कहा गया, लेकिन रेट पैरिटी या रेट का कंपैरेटिव इंक्रीज विद द अदर मेजर फॉरेन बैंक, वो भी अपने आप में एक पॉइंट रहता है। फिस्कल हेल्प सरकार की तरफ से आ रही है, सरकार का जो बजट था काफी रिस्पॉन्सिबल है। राइट तो फिस्कल 10 लाख करोड़ के आसपास का कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक फिगर रखा है। साक्षी, तो क्या जो बजट के ऐलान हैं, और जैसा उन्होंने कहा अभी बख्शी साहब ने कि वो आज आरबीआई गवर्नर ने भी उनको ताकीद की, उनको बताया, तो क्या वहां से जो सरकार अपने एंड पे से कर रही है और जो आरबीआई यहां कर रही है, दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते हुए चलेंगे और जिस चीज की हम बात कर रहे हैं या निरंजन जी बात कर रहे हैं वो हम अचीव कर लेंगे? नहीं, पहली बात तो इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चाहे वो जीडीपी हो या इन्फ्लेशन हो, उसके अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आरबीआई आज रेट बढ़ा रहा है तो उसके साथ ऐसे मेजर्स हैं फिस्कल साइड पे, जैसे कि फिस्कल कंसोलिडेशन की हमने बात करी, या अगर आप देखिए पिछले 2-3 महीने से वीट के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे थे, तो आपने देखा कि गवर्नमेंट ने आके वीट के स्टॉक्स बोला है कि वो ऑफलोड करेंगे मार्केट में। तो ऐसी फिस्कल भी पॉलिसीज हैं जो मुझे लगता है कि कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए जो आरबीआई कर रहा है, तभी आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो या आप जीडीपी को सपोर्ट कर सकते हो। आई थिंक दैट इस बजट में जो उन्होंने फिस्कल कंसोलिडेशन किया है और अपना फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे रखा है, वो ग्रोथ के लिए बहुत पॉजिटिव है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी नहीं होता है, वो इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है और जो सप्लाई साइड है उसको इम्प्रूव करता है। इस साल अगर आप देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का रेशियो कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ, तो वो रेशियो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है। इस साल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का पिछले सालों के मुकाबले जो उसमें ग्रोथ हुई है वो बहुत कम है। तो आई थिंक इस मायने में जो फिस्कल पॉलिसी हमें देखने को मिल रही है वो क्लियरली वेल कोऑर्डिनेटेड है मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। एंड आई थिंक कि अगर ये कंटिन्यू रहता है तो मीडियम टर्म में हम इन्फ्लेशन का जो 4% टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। और अगर आप पिछले 6-7 सालों में देखेंगे, जब से आरबीआई ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम 2016 में अडॉप्ट किया था, जो इन्फ्लेशन का एवरेज है कंपेयर टू उससे पिछले 5 या 6 साल में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम है। तो वो बहुत सक्सेसफुली इस इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम में इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए हैं। पहले ऑफ कोर्स पिछले 2-3 सालों में कोविड की वजह से, यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से बहुत वॉलेटिलिटी आई है और बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स हैं जिसने हमारी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस किया है। लेकिन आगे जाने वाले टाइम में जैसे जैसे ये सप्लाई साइड शॉक्स भी मॉडरेट होते हैं, रेट हाइक्स का इम्पैक्ट इकोनॉमी में बढ़ता चला जाता है, और जो फिस्कल साइड की मेजर्स की वजह से हम प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं इकोनॉमी में, वो भी प्ले आउट करती है। आई थिंक हम फिर इन्फ्लेशन को वापस 4% की तरफ मीडियम टर्म में ले जा पाएंगे।
इन्फ्लेशन पे क्योंकि चर्चा काफी केंद्रित है, शुभमा क्विकली यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट की अभी बात भी की बख्शी साहब ने, तो अभी तो इस चालू वित्त वर्ष के लिए 6.4 और आगे 5.9% का उन्होंने टारगेट रखा है। कितना बाकी सारी परिस्थितियों को देखते हुए रियलिस्टिक है करंट अकाउंट डेफिसिट? जी जी, करंट अकाउंट डेफिसिट हम लोग मोरलेस 3 से 4 के बीच से ज्यादा, साक्षी विल बी बेटर इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स, पर हम उससे ज्यादा नहीं जा रहे। आप 6% की बात कर रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की? फिस्कल डेफिसिट, ओके। फिस्कल डेफिसिट हम लोग कह रहे हैं इस साल का 6.4% में ही मोरलेस खत्म होगा 23-24, एंड अगले साल में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5.9%। देखिए, फिस्कल डेफिसिट बहुत बड़ी ये आलोचना में आता है कि हम इन चीजों पर हम क्यों नजर रखते हैं। मैं एक छोटा सा चीज बताता हूं आपको। अगर हम कहते हैं कि हमारे देश में पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, लोगों को अपने जहां भी हो, मैं पिछले 1 महीने में काफी दिन में बिहार में था और उस जगह में था जिन डिस्ट्रिक्ट्स को काफी मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स माना जाता है, वहां पे उन जगहों पे काफी सारे गांव में मैं गया था। वहां पर भी आप देखेंगे लोग आजकल काफी पैमाने पे लोन लेते हैं। लोन लेना एक बहुत बड़ा चीज बन गया है छोटे शहरों में, गांव में। क्यों लोन लेते हैं? ये बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, चाहे आप वो कृषि हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे छोटी सी बिजनेस हो, जैसे इवन ठेले में सब्जी बेचना हो या छोटा सा मेले में दुकान लगाना हो। लेकिन ये सारे लोग लोन लेते हैं छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस से। ज्यादातर माइक्रो फाइनेंस काफी छा गए हैं उस जगह पे, तमिलनाडु में भी छा गया है, बंगाल में भी छा गया है। इनसे लोन लेते हैं और इनका एक बहुत बड़ा तबका अच्छी तरह से जानते हैं कि इस लोन का अवधि जुड़ा हुआ है एक रेट ऑफ इंटरेस्ट से। वो समझ नहीं पाते हैं पूरी अच्छी तरह से बारीकी से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज है, लेकिन लोन की अवधि, लोन का कितना उनको मंथली वापस करना पड़ेगा, इन सब चीजों को समझते हैं काफी अच्छी तरह। मेरा कहने का मतलब है कि इन सब की वजह से इन सब चीजों को राजनीतिक लोग भी अच्छी तरह समझते हैं और वो इसीलिए एक ऐसा माहौल नहीं होने देना चाहेंगे कि जिसमें इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस है उस पर असर आए। उस असर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो उसको कंट्रोल करके तभी किया जा सकता है अगर सरकार, केंद्र सरकार और साथ में राज्य सरकार अपने खर्च पे अंकुश रखे, उस तरह की चीजों पर ही खर्च करे जिस पर जरूरत है। जिन पर ना जरूरत है, जिन पर फजूल खर्ची है, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे इधर उधर के नाम देख करके बहुत डिकेड्स तक नाम के अनाउंस किए गए हैं, इनसे खास कुछ फायदा होता नहीं है, लेकिन सिर्फ उससे मुद्रास्फीति बढ़ जाता है। इन सभी चीजों पे अंकुश रखने का एक बहुत बड़ा नजरिया है फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखने का। इसके फिस्कल डेफिसिट ये नहीं कि सिर्फ इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमको फायदा होगा या दूसरे कुछ हम रेटिंग्स में हम बॉन्ड्स वगैरह अच्छे होंगे, बॉन्ड्स उठा पाएंगे। ये देश के अंदर का इकोनॉमिक मैनेजमेंट को सुदृढ़ रखने के लिए बहुत जरूरी है और ये चीज को जैसे कि हाईलाइट करना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। अगर ऐसा फिस्कल डेफिसिट अगर सही कंट्रोल में रहता है तो फिर अगले उसके साथ में आरबीआई के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को जिस तरफ वो चलाना चाहते हैं वो चलाना संभव हो जाता है, इजी हो जाता है। उनके लिए खर्च कम आते हैं, कार्व आउट्स कम करने होते हैं कि भाई ठीक है हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया लेकिन इन जगहों के लिए हमें स्पेशल बेनिफिट दे। वो स्पेशल बेनिफिट का खर्चा कहीं ना कहीं तो आएगा ही। वो खर्चा कहाँ से आएगा? वो भी कहीं ना कहीं से पूरा जनरल रेवेन्यू से निकालना पड़ेगा। हम आप जो बैंक में बाकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो यानी कि टोटल फिस्कल मैनेजमेंट और मॉनेटरी मैनेजमेंट का दोनों का तालमेल रखना बहुत जरूरी है। अलग अलग से इसको अलग नजरिए से देखने से कोई फायदा नहीं है। राइट तो वैसे टफ
काफ़ी कठिन काम है, एक तलवार की धार पे चलने जैसा है और आरबीआई अभी यही कर रहा है। और इनफैक्ट जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक हैं उनके लिए भी यही सबसे बड़ी चुनौती है, सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं, और वो सब भी शायद कुछ इसी कश्मकश में। एट लास्ट में आप सभी मेहमानों से एक फोरकास्ट लेता हूं आगे के लिए, इंटरेस्टिंग रहेगा। आई थिंक साहब, निरंजन जी पहले आपके पास, ठीक है, यहाँ पर उम्मीद थी कि एक संकेत मिलेगा रिजर्व बैंक की तरफ से कि आगे हम इसको पॉज कर रहे हैं। मैंने कहा, एक जिक्र भी किया कि वित्त मंत्री का एक इंटरव्यू हम देख रहे थे जहां उन्होंने कहा कि भाई शायद अब महंगाई उस स्तर पे है जहां आरबीआई सोच सकता है, लेकिन फाइनल फैसला वही करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि परिस्थितियों को देखते हुए अगली मॉनेटरी पॉलिसी में हो सकता है कि आरबीआई आपको सरप्राइज कर दे और वो पॉज जिसकी अभी बात हो रही थी आता हुआ दिखे? विपिन जी, इशू आरबीआई के लिए नहीं है, क्योंकि वो भी विश्व में जो चीज हो रही है, जैसे रशिया यूक्रेन का जंग है या रिसेशनरी या फेड रेट अभी जो बढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि only doing monetary increase in interest rate will be counterproductive to India. उसके अलावा केंद्र सरकार को फिस्कल इंसेंटिव्स इनिशिएटिव करने की जरूरत है, और अगली बार भी किया था। जैसे उन्होंने तेल के ऊपर सेस कम कर दिया था। That will be a better dampener to inflation, क्योंकि तेल का जो कॉस्ट इनपुट आता है वो सब आइटम में होता है, मैन्युफैक्चरिंग में होता है, हमारे गाड़ियों में होता है, ट्रांसपोर्ट में होता है, डीजल पे होते हैं। इसलिए हम इसको सिर्फ ये इंक्रीज करने से आरबीआई तो करेगी, क्योंकि दैट इज गॉट योर पॉइंट सर। क्योंकि मेरा समय अब बिल्कुल समाप्त हो गया, लेकिन आपका यहाँ पे क्या रहेगा? क्या वो बढ़ाएंगे या पॉज कर देंगे? I think they are bound by doing only monetary policy. इसलिए केंद्र कर सरकार को इंटरवीन करके फिस्कल मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। अदरवाइज they have no other tool except to do monetary policy. ठीक है, बख्शी साहब, आपका क्या रहेगा? क्या नेक्स्ट पॉलिसी में हम पॉज देखेंगे या वहां पर भी हल्की सी बढ़ोतरी आएगी? देखिए, ये हालांकि ये डेवलपिंग इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिया एंड अब्रॉड पे डिपेंड करेगा, पर्टिकुलरली वॉर पे और दूसरे बैंक क्या करते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगली बार पॉज हम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, इन वन लाइन साक्षी, आपका कमेंट? मुझे लगता है कि आरबीआई डेटा डिपेंडेंट रहेगा, तो अगर कोर इन्फ्लेशन आगे 2-3 महीने में हमें नहीं दिखता कि वो कम हो रहा है, और दूसरा अगर हमें ये दिखता है कि यूएस फेड भी और तेजी से अपने रेट्स अभी और बढ़ा रहा है, तो मुझे लगता है कि चांस है कि आरबीआई शायद एक बार और रेट्स बढ़ाए, पर उसके बाद वो पॉज पे चले जाए। ठीक है, शुभमय? मुझे लगता है आरबीआई अपना रेट अभी कट करने का फिर से अभी इमीडिएटली कोई सजेशन नहीं है। राइट, तो शायद हमारी भी ये एमपीसी 2-2 पे रह गई, जहां 6-4 वहां था, यहाँ 2-2 टाइप रह गया कि हो सकता है हो जाए और हो सकता है कि अभी ना भी हो। वेल, लेकिन बात सिर्फ उतनी सी नहीं है, रेट अपने आप में एक चीज़ है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी की पिक्चर काफ़ी बड़ी है और वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। तो शायद 3 महीने में तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी अगली पॉलिसी आते आते, तो वो माइक्रो फैक्टर्स और डे टू डे पे शायद चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा एनबीसी कि आगे यहाँ से आरबीआई क्या करता है और हमारी इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट, ये तमाम चीजें, तमाम फैक्टर, ये वेक्टर्स किस दिशा में जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हाल फिलहाल के लिए स्थिति ये है जो आज हमने चर्चा की। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।